हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का जो है 9th मॉड्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो ये है हमारी पहली स्लाइड, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है इक्विपमेंट फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन। कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं लैंड को डेवलप करने के लिए और सॉइल को कंजर्व करने के लिए। देखो, जब हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं सीड बेड के लिए या फिर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो हम उसे प्लो करते हैं, हैरो करते हैं, उसी पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, एजिटेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सॉइल को कंजर्व भी रखना है और सीड बेड की प्रिपरेशन भी करनी है और सॉइल को कंजर्व रखने के लिए और लैंड की डेवलपमेंट के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, अभी वो देखते हैं। जिसमें सबसे पहले है लैंड लेवलिंग यूजिंग ड्राफ्ट एनिमल्स। देखो, लैंड लेवलिंग हमारा ऐसा होता है, लैंड लेवलिंग ये क्या करता है, ये लैंड को लेवल करता है, ठीक है। देखो, जब हमने प्लो कर लिया या फिर हैरोइंग कर ली तो सॉइल हमारी एजिटेट होगी। अभी हमें उसे फ्लैट करना होगा ताकि हम उसमें सीड्स सो कर सके। तो ये हमारा लैंड लेवलर होता है जो क्या करता है, ड्राफ्ट एनिमल्स के साथ कनेक्ट करके यूज किया जाता है और लैंड को लेवल करता है। A ratio of 40 kilogram weight per meter width of leveling board gives the best results, ठीक है। जिसका 40 किलोग्राम वेट हो और 1 मीटर विड्थ की रेशो में जो हमारा लेवलर होता है, लैंड लेवलर, वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स देता है। आगे है चीजल प्लो। देखो, ऐसा होता है चीजल प्लो। चीजल प्लो क्या करता है, सॉइल को पेनिट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। सॉइल में जाकर उसे पेनिट्रेट करता है। तो जहां पे हमें सॉइल को डिस्टर्ब बहुत ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है, हमें सॉइल को कम डिस्टर्ब करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना होता, तो वहां पे चीजल प्लो यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू एमबी प्लो एंड ऑल अदर प्लोज, ठीक है। तो बाकी सारे प्लोज नहीं यूज किए जाते, वहां पे चीजल प्लो यूज किया जाता है जहां पे हमें सॉइल को कम डिस्टर्ब करना होता है। तो देखो, द चीजल प्लो इज टिपिकली सेट टू रन टू अ डेप्थ ऑफ 300 to 400 मीटर। 300 से 400 mm ये अंदर तक सॉइल के डीप जा सकता है। However, some models may run much deeper. कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा डीप भी जा सकते हैं। Each of the individual plows or shanks are typically set from 230 mm to 305 mm apart, ठीक है। जो हमारे हर एक जो प्लो होता है उसकी जो डेप्थ जो सेट करके रखी होती है वो 230 से 305 mm सेट करके रखी होती है डेप्थ उनकी, ठीक है। When planning to plow with a chisel plow, it is important to bear in mind that 10 to 15 horsepower per shank will be required. जब हमें प्लो करना होता है चीजल प्लो के साथ, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक शैंक में, ठीक है, वो हमें 10 से 15 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक शैंक पे 10 से 15 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। तो ये था हमारा लैंड लेवलर जो क्या करता है, लैंड को लेवल करने का काम करता है। जब हमने प्लोइंग कर ली, हैरिंग कर ली, तो हमें लैंड को लेवल करना पड़ता है सीड को सो करने के लिए। और ये है हमारा चीजल प्लो, ठीक है। देखो, लैंड लेवल अभी हमारे सॉइल को कंजर्व करने में काम आएगा, क्योंकि अगर हम हैरिंग करके ऐसे ही उसमें सीड सो कर देंगे तो हमारी लैंड जो है, हमारी सॉइल जो है वो वेस्ट हो सकती है। बट जब हम लेवल कर देंगे तो हमारी सॉइल कंजर्व रहेगी, ठीक है, उसमें इरोजन वगैरह नहीं होगा। बट एंड ऐसे ही चीजल प्लो में जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें सॉइल को कम डिस्टर्ब करना होता है तब हम चीजल प्लो यूज करते हैं। अगर सॉइल को कम डिस्टर्ब करेंगे तो सॉइल उतनी ही हमारी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो चीजल प्लो भी यूज किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन में एंड लैंड लेवलर भी। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी। जो भी मशीनरी हम एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे फार्म में यूज करते हैं उसकी ऑपरेशन की कॉस्ट क्या रहती है, अभी वो डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो हमारी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। उस मशीनरी का कितना यूज कर रहे हैं हम, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, आउटपुट से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। दिस कॉस्ट रिलेट्स टू मशीन ओनरशिप। ये रिलेट करती है मशीन ओनरशिप पे, ठीक है, कि मशीन की जो एक वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। जो मशीन की अपनी एक वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल और ऑपरेटिंग कॉस्ट, those costs which are directly related to the amount of use are called variable cost. Variable cost वो होती हैं जो हमेशा
आउटपुट पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसका कितना हम उस मशीनरी को यूज कर रहे हैं, उसका कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं हम, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो पूरी तरीके से आउटपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आउटपुट पे डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपसे मेन डिफरेंस पूछा जाए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरी तरीके से आउटपुट पे डिपेंड करता है। आगे है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की हम फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है जब एक जो हमारी मशीनरी है, मान लो ट्रैक्टर है हमारे पास, ठीक है, जब हम उसको नया लेंगे तब तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बट जैसे ही हमने वो ट्रैक्टर नया परचेज किया, बट अगर हमें उसे अगेन सेल करना होगा, अगर किसी को हमें बेचना होगा उसे, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, उसका प्राइस हमेशा कम होगा, ठीक है। आप नया ट्रैक्टर लोगे, आप उतने अमाउंट में खरीदोगे उसको, ठीक है। मान लो आपने 50,000 का वो ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है। मान लो आपने 2 महीने बाद ही उसको बेचना है, आपने उसको यूज भी नहीं किया, वो 50,000 का कभी नहीं बिकेगा, वो हमेशा 45,000 का मान लो, ठीक है। मान लो 45,000 का बिक गया, तो उसकी जो डेप्रीशिएशन कॉस्ट होगी वो होगी 5,000, ठीक है, मतलब जो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। मतलब हमेशा जो मशीनरी होती है उसकी हर साल में, ठीक है, हर साल में उसकी डेप्रीशिएशन होती ही होती है, ठीक है। हर साल में उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसके प्राइस जो है वो कम होता जाता है हर एक साल में, ठीक है। तो वो होता है डेप्रीशिएशन। अभी देखो, इट इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द मशीन विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे जो मशीन की वैल्यू है वो कम होती जाती है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। देखो ऑब्सोलेसेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्रीशिएशन। देखो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, ये एक स्टेट होती है विच अकर्स व्हेन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सर्विस इज नो लॉन्गर वांटेड इवन दो इट मे बी स्टिल इन गुड वर्किंग ऑर्डर। देखो एक जो, चाहे वो मशीन ले लो कोई भी, ठीक है, एक मशीन है मान लो, चाहे वो अच्छे से काम कर रही है, वो अच्छे से काम कर रही है, बट उसको आपने 10 साल पहले खरीदा था, ठीक है, 10 साल पहले आपने उसको खरीदा था, अभी वो अच्छे से काम कर रही है, बट अभी उसको कोई खरीदना नहीं चाहता, ठीक है, उसको कोई नहीं चाहता कि मैं इसको खरीदूं, ठीक है। जब उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम हो जाती है, चाहे वो अच्छे से काम कर ही रहा हो, बट फिर भी उसको कोई चाहता नहीं है, ठीक है, उसको कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है, वो होता ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे देखो, साल्वेज वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन असेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। देखो साल्वेज वैल्यू होती है एक जो मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है, उसका पूरी तरीके से यूज कर लिया, मान लो वो जो मशीन है वो 15 साल तक उसने बहुत अच्छे से काम किया, अभी वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, 15 साल तक उसने काम किया, अभी जब आप इसको आगे किसी को बेचोगे तो इसकी फ्यूचर लाइफ कैसी हो सकती है, ठीक है, कैसे ये आगे काम करेगा, ठीक है, इसकी जो फ्यूचर लाइफ, जो जब इसका जो यूज था वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है, अभी मान लो वो वेस्ट में ही जा रही है मशीन, ठीक है, तो भी उसका कोई ना कोई यूज तो होगा ना, वेस्ट में भी उसको थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, साल्वेज वैल्यू वो होती है जब उसकी यूजफुल जो लाइफ है वो तो खत्म हो गई, बट आगे उसका कर सकते हैं, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। मान लो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में से क्या क्या कुछ ना कुछ इंजन निकाल लेंगे, आयरन जो होता है वो निकाल लेंगे, उसके टायर्स निकाल लेंगे अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जो चीजें काम की है वो निकाल लेंगे, तो उसकी जो साल्वेज वैल्यू होगी वो फ्यूचर में उससे हमें कितना जो प्रॉफिट है वो हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं होगा, कितना हमें आउटपुट मिल सकता है उस ट्रैक्टर से, ठीक है, कितना प्राइस अभी हमें मिल सकता है, तो वो साल्वेज वैल्यू होती है, ठीक है। जो जब ट्रैक्टर का जो यूजफुल था, जब वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा था, जब उसने वो सारा काम अपना कर दिया, ठीक है, 20-25 साल बाद अभी वो ट्रैक्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में काम नहीं कर रहा है, तब उसकी जो वैल्यू होगी वो साल्वेज वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था डेप्रिसिएशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग। देखो जो भी मशीनरी हम परचेज करते हैं उस पे हमें टैक्स भी देने पड़ते हैं, कुछ सालों बाद उसकी इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, और ट्रैक्टर लाइक मान लो कोई भी मशीन है, मान लो ट्रैक्टर है, अगर हमें उसे घर पे रखना है
तो उसके लिए थोड़ा सा हाउस सा, मतलब थोड़ा सा एक रूम सा बनाना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हाउसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी मशीनरी होती है उसे रखने के लिए घर पे थोड़ा सा हाउसिंग करना पड़ता है, तो उस पे जो भी हमारा कॉस्ट आता है, ठीक है, वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। द चार्जेस फॉर टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग कैन बी टेकन एज 3% पर ईयर ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मशीन। देखो, मशीन की जो भी एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है, उसका 3%, एक साल में उसका 3% जो है वो टैक्सेस, इंश्योरेंस और हाउसिंग पे ही चला जाता है, ठीक है। देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो फिक्स्ड रहती है, मतलब कभी उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह होंगी वो फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है, वो हमें करानी ही पड़ेंगी, मतलब। तो हर साल में 3% जो हमारी एवरेज कॉस्ट है मशीन का, वो सिर्फ टैक्सेस, इंश्योरेंस और हाउसिंग पे ही चला जाता है। इफ द information is not available, it may be calculated on the basis of 2% of the average purchase price per annum। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे 2% पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक साल में। द चार्ज फॉर हाउसिंग इज टेकन एज 1% ऑफ द एवरेज परचेज प्राइस ऑफ द मशीन। जो हाउसिंग का चार्ज है, देखो हाउसिंग तो हमें एक बार ही बनानी पड़ेगी, ठीक है, बार बार नहीं बनानी पड़ेगी, तो उसका 1% जो है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जो भी थी ट्रैक्टर की, मान लो एवरेज कॉस्ट मान लो 50,000 का था, तो उसमें उसका 1%, ठीक है, जो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 500 का हमें हाउसिंग, तो 500 जो कॉस्ट है हम हाउसिंग की मानकर चलते हैं। मान लो अगर 50,000 का है, ठीक है, तो 500 जो है कॉस्ट हम हाउसिंग की लेकर चलेंगे। आगे है वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल मैंने जैसे आपको बताया कि ये वेरी करती रहती है हमेशा, ठीक है, आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ठीक है, जैसे जैसे उसका यूज करते जाएंगे वैसे वैसे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर हम उसको यूज करेंगे तभी उसकी रिपेयर करानी पड़ेगी, ठीक है, जब हम उसे यूज करेंगे तो कभी कुछ डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी, तो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। देखो, द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एज 10% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होती है। देखो, जो भी हमारा इनिशियल कॉस्ट था, ठीक है, जो जिसपे हमने परचेज किया था मशीनरी को, उसका 10% हर साल जो है वो रिपेयर पे ही निकल जाता है, ठीक है। मान लो जो हमारा ट्रैक्टर था वो 1 लाख का था, ठीक है, 1 लाख का था, तो उसका 10% कितना हो गया, उसका 10% हो गया हमारे पास 10,000। तो 10,000 जो है वो हर साल रिपेयर और मेंटेनेंस पे ही निकल जाएगा। आ गया फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल, जितना हम फ्यूल डालेंगे, जितना उसको यूज करेंगे उतना ही फ्यूल डालना पड़ेगा, ठीक है, जितना यूज करेंगे उतना फ्यूल डालेंगे, और फ्यूल का जो कॉस्ट होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कॉस्ट, जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम डालते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो दो इक्विपमेंट्स है वो एक दूसरे से टकराएं ना, ठीक है, इसके लिए हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की कॉस्ट होती है वो फ्यूल कॉस्ट की 30% होती है, ठीक है, जो भी हमने फ्यूल डाला उसमें उसका 30% जो है वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की कॉस्ट होगी। अगर हमने 100 रुपए का फ्यूल डाला तो उसमें 30 रुपए का हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी फ्यूल कॉस्ट। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेटिंग पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किस जो हमारा इक्विपमेंट है, इंप्लीमेंट है, ठीक है, किस मशीनरी को हमारी को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है, इसे लर्न करना है अच्छे से। देखो, पहले है चीजल प्लो। जो चीजल प्लो होता है हमारा, ठीक है, ऐसा होता है चीजल प्लो। देखो, इन सब की हमने वर्किंग जो है वो हमने पहले मॉड्यूल्स में अच्छे से डिस्कस कर ली थी, ठीक है, कि इनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये काम करते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं। अभी हम यहाँ पे इनकी पावर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है। चीजल प्लो ऐसा होता है जो सॉइल में पेनिट्रेट करता है और सॉइल को फ्लो करता है। देखो, इसकी जो हमारी होती है पावर होती है वो होती है 5.5 टू 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ब्लेड फ्लो की होती है 4 टू 4.5, डिस्क फ्लो की 5 टू 6, स्केरिफायर की 4 टू 4.5, कल्टीवेटर की 3 टू 3.5, ये हमारा कल्टीवेटर है। प्लांटर की होती है 2.5 टू 3.5, ठीक है, और ये हमारा ब्लेड फ्लो है, ठीक है, इसमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि फ्लोइंग के काम में आते हैं।
ठीक है। तो देखो इसे आपको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। देखो इसमें जो है स्कैरिफायर है हमारा और ब्लेड प्लो है, इनकी सेम है, ठीक है। 4 to 4.5 है दोनों की। कल्टीवेटर की थोड़ी सी कम है, 3 to 3.5, और प्लांटर की 2.5 to 3.5 है। और जो है सबसे ज्यादा होती है डिस्क प्लो की, दैट इज 5 to 6, और उससे कम होती है चीजल प्लो की, ठीक है, 5.5 to 4.5। सबसे पहले डिस्क प्लो की होगी, फिर चीजल प्लो की होगी, फिर ब्लेड प्लो और स्कैरिफायर की होगी, उसके बाद कल्टीवेटर की होगी, फिर प्लांटर की होगी। आप पहले इनको ऐसे सीरीज में याद कर लेना, ठीक है। बस आप इनको याद कर लेना कि पहले डिस्क प्लो है, फिर चीजल प्लो है, फिर ब्लेड प्लो एंड स्कैरिफायर है, फिर कल्टीवेटर है, फिर प्लांटर है, ठीक है। फिर आप एक को याद कर लेना कि इसकी 5 to 6 है, इसकी थोड़ी सी कम होगी, 4.5 to 5.5 होगी, फिर 4 to 4.5 होगी, ठीक है, फिर 3 to 3.5, फिर 2.5 से 3.5, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये चार्ट आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्कैरिफायर है हमारा, ठीक है। ये स्कैरिफायर होता है, इसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाई थी। देखो स्कैरिफायर ग्रास को काटने के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे मोवर काम करता है, हमारा मोवर होता है ना, वो काम में करता है, वैसे ही ग्रास को काटने का काम करता है स्कैरिफायर भी। देखो इफ अ स्कैरिफायर वाज यूज्ड टू रिप्लेस द चीजल प्लो, अगर हम स्कैरिफायर को रिप्लेस कर रहे हैं चीजल प्लो के साथ, तो जो हमारी पावर होती है, ठीक है, पावर रिड्यूस होकर हो जाएगी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड द रिजल्टेंट टोटल ड्राफ्ट वुड बी 35 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम जो स्कैरिफायर है उसे चीजल प्लो की को रिप्लेस करके वहां पे यूज कर रहे हैं, चीजल प्लो की जगह पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो हमारी पावर है वो डिक्रीज होकर 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। देखो स्पीड हैज बीन डिटरमाइंड बाय द इनिशियल assumption व्हेन वर्किंग आउट द रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंट विड्थ, ठीक है। जो स्पीड होती है वो डिटरमाइन की जाती है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड विड्थ होती है इम्प्लीमेंट की, ठीक है, जो भी उसकी विड्थ होती है उसकी जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड जो है वो डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। देखो जिसकी विड्थ ज्यादा होगी उसकी एक्चुअल में स्पीड ज्यादा ही होगी, ठीक है। वो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर वो उसकी विड्थ काफी छोटी है, ठीक है, तो उसका विड्थ कम है, एरिया भी कम कवर करेगा और उसकी स्पीड है वो भी कम होगी। अभी देखो जब हमने किलोवाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना होता है तो 1.34 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट होता है तो 0.746 से करते हैं, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट, विच इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। देखो जो हमारे किलोवाट और हॉर्स पावर है ये पावर को मेजर करने के यूनिट्स होती है, ठीक है। जब हमें मशीन्स की बात करते हैं, हम मशीनरी की बात करते हैं, तो वहां पे पावर काफी ज्यादा होती है, तो उन्हें मेजर जनरली किया जाता है हॉर्स पावर में, ठीक है। हॉर्स पावर में उसे मेजर किया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था हमारा स्कैरिफायर और स्पीड। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर स्पीड, फील्ड एफिशिएंसी एंड ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स। देखो कौन कौन से इक्विपमेंट्स की कितनी स्पीड होती है, कितनी उनकी पावर होती है, कितनी उनकी एफिशिएंसी होती है फील्ड में काम करने की, अभी हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स हैं टिलेज के, ठीक है। टिलेज में जो जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो टिलेज और उसके इक्विपमेंट्स की एक पूरी वीडियो मैंने, एक पूरा मॉड्यूल है इसका जो मैंने पहले ही बना रखा है। आपने अगर वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको इसकी वर्किंग, बॉडी पार्ट्स सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इनकी जो फील्ड एफिशिएंसी है और स्पीड ही डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वर्किंग और ये सब देखना है कि एक्चुअल में क्या होते हैं ये इंप्लीमेंट्स, तो पहले प्लीज आप वो मॉड्यूल देख लीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए देखते हैं ये हमारा चार्ट, जिसमें सबसे पहले टिलेज में सबसे पहले है मोल्ड बोर्ड प्लो, ठीक है, जो एमबी प्लो होता है हमारा, ठीक है। उसमें उसकी कितनी स्पीड होती है, अगर हम उसको लाइट सॉइल में यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड होगी 5 माइल पर आवर, ठीक है। माइल पर आवर है यहाँ पे, माइल पर आवर, ओके। देखो 1 घंटे में वो 5 माइल्स तक कवर कर सकता है। और उसकी अगर ड्राफ्ट वर्किंग देखें, ठीक है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट देखें, तो एलबी पर यूनिट ऑफ विड्थ, एलबी हमारा एक मास को
मेजर करने की, ठीक है, पाउंड में, ये एक पाउंड में यूनिट होता है एलबी, ठीक है, पाउंड में होता है, मास को मेजर करने का यूनिट है एलबी, ठीक है। पर यूनिट विड्थ, एक विड्थ जितनी भी विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग कितना एलबी यूज होगा, ठीक है। पर यूनिट विड्थ मतलब एक जो विड्थ होगी हमारी उसके अकॉर्डिंग कितना हम मास लेंगे। एवरेज रेंज कितना वो एरिया कवर कर सकता है, उसमें आएगा एवरेज रेंज। तो देखो अगर एमबी प्लो को लाइट सॉइल में यूज किया जा रहा है तो वो कवर करेगा 5 माइल पर आवर, और उसकी जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 320, ठीक है, 320 एलबी पर यूनिट ऑफ विड्थ, ठीक है। आगे है हमारा एवरेज रेंज, जो वो कवर करेगा वो होगा 220 टू 430 पर फुट, ठीक है। आगे है मीडियम सॉइल। अगर मोल्ड बोर्ड प्लो को हम मीडियम सॉइल में यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड होगी 4.5 माइल पर आवर, और उसकी जो ड्राफ्ट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 500 एलबी पर यूनिट ऑफ विड्थ, और जो एवरेज रेंज होगी वो होगी 350 टू 650 पर फुट। हैवी सॉइल की बात करें तो 4.5 स्पीड होगी, 800 ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी, और 580 टू 1140 पर फुट होगी। क्ले सॉइल की बात करें तो स्पीड होगी, ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 1200 होगी, और जो एवरेज रेंज होगी वो 1000 से 1400 पर फुट होगी, ठीक है। देखो जो लाइट सॉइल है, ठीक है, लाइट सॉइल में जो सॉइल है वो पहले ही लाइट होती है, वो ज्यादा कंपैक्ट नहीं होती, वहां पे ज्यादा हमें जो पावर है वो नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। देखो पावर कम है, 320 है, तो वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। मीडियम सॉइल और हैवी सॉइल में स्पीड एक जैसी होगी, वहां पे सॉइल थोड़ी सी कंपैक्ट होती है। देखो जो क्ले सॉइल होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्ले ही होती है, उसमें जो वाटर है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, तो वो बिल्कुल लूज नहीं होती, वो काफी ज्यादा कंपैक्ट होती है, तो उसे फ्लो करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और उसमें जो एमबी फ्लो की स्पीड है वो काफी कम होगी, वो 4 होगी, ठीक है। तो लाइट सॉइल में ज्यादा होगी स्पीड, मीडियम और हैवी में थोड़ी सी कम होगी, और क्ले में सबसे कम स्पीड होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि क्ले सॉइल जो होती है उसमें वो सूटेबल नहीं होती, हमारी काफी सारी क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होती है क्ले सॉइल, ठीक है। तो इसके लिए वहां पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो ड्राफ्ट है, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो लाइट सॉइल में कम होगी, 320 होगी, मीडियम सॉइल में 500 होगी, हैवी सॉइल में उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, 800 होगी, और क्ले सॉइल में क्या होगा, सबसे ज्यादा हमें पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो क्ले सॉइल में होगी, वो होगी 1200 एलबी पर यूनिट ऑफ विड्थ, ठीक है। 1200 ड्राफ्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी वहां पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको ऐसे याद रखना कि लाइट सॉइल में कम होती है, मीडियम, हैवी एंड देन क्ले सॉइल, ओके। नेक्स्ट है चीजल फ्लो। चीजल फ्लो 7 to 9 मीटर इन डीप, 7 to 9 जो मीटर है ये डीप जा सकता है सॉइल में, ठीक है। तो देखो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5 माइल पर आवर, ड्राफ्ट इसका होता है 500, और एवरेज रेंज इसकी होती है 200 to 800 पर शैंक, ओके। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये थी हमारे टिलेज के कुछ इंप्लीमेंट्स, मोल्ड बोर्ड फ्लो एंड चीजल फ्लो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा डिस्क, ठीक है। डिस्क में है सिंगल गैंग, टेंडम, हैवी और ऑफसेट, ठीक है। ये डिस्क के टाइप्स हैं आगे, ठीक है, ये भी मैंने पहले पढ़ा रखे हैं पहले मॉड्यूल में, अब वहां पे देख लेना। तो जो सिंगल गैंग की जो हमारी स्पीड है वो है 5.5 माइल पर आवर, जो ड्राफ्ट है 75, और जो एवरेज रेंज है वो 50 to 100 पर फुट है। टेंडम में 5.5 स्पीड, 200 जो है वो है हमारा ड्राफ्ट, 100 to 300 पर फुट जो है एवरेज रेंज है। अगर हैवी डिस्क की बात की जाए तो वहां पे 5 जो है वो इसकी स्पीड होगी, 325 ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी, 250 to 400 पर फुट जो है वो हमारा एवरेज रेंज होगा उसका, ठीक है। तो ये थी डिस्क की, ठीक है। डिस्क में आपको याद रखना है कि जो सिंगल गैंग और टेंडम है उनमें तो स्पीड ज्यादा होती है, जो हैवी है उससे स्पीड कम होती है, ठीक है। फील्ड कल्टीवेटर की बात करें, जो फील्ड को कल्टीवेट करता है उसकी जो स्पीड होती है वो 5 माइल पर आवर होती है, ठीक है। ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट 300 है, और जो एवरेज रेंज है वो 200 से 400 पर फुट है। स्प्रिंग टू थैरो, ये देख लो मैंने एक पिक्चर भी लगाई है यहाँ पे, स्प्रिंग टू थैरो की। इस तरह के इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो थोड़ी सी स्प्रिंग टाइप में होते हैं, ताकि ये सॉइल में जा सके और वहां पे पेनिट्रेट कर सके।
और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5 माइल पर आवर, ठीक है। और जो ड्राफ्ट है वो 200 है और 70 to 300 पर फुट इसकी एवरेज रेंज है। स्पाइक टूथ एरो में जो हमारा स्पीड है वो है 6 माइल पर आवर, 50 इसकी ड्राफ्ट है और 20 to 60 पर फुट इसकी एवरेज रेंज है। रोलर, ठीक है, ये हमारा रोलर है, ये क्या करता है, सॉइल को लेवल करने का काम करता है, सॉइल को रोल करता है। इसकी जो स्पीड है वो 5 माइल पर आवर है, 100 इसकी ड्राफ्ट है और 20 to 150 पर फुट इसकी एवरेज रेंज है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जो टिलेज के हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाला नहीं है, लर्न ही करने पड़ेंगे, आप इनको लर्न कर लेना। जैसे कि फील्ड कल्टीवेटर और स्प्रिंग टूथ एरो इनकी सेम है, ठीक है, स्पीड इनकी सेम है, 5 माइल पर आवर है। रोलर की भी उतनी ही स्पीड है, 5 माइल पर आवर है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे याद रख लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर, ठीक है। जो हमारा कल्टीवेटर होता है, देखो अगर तो कल्टीवेटर को हम फील्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 माइल पर आवर और 250 उसकी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी और एवरेज रेंज होगी 60 to 300 पर फुट। अगर उसको रो क्रॉप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर फील्ड में रोज बनाकर वहां पे क्रॉप ग्रो की गई है तो उसकी स्पीड होगी 4.5 माइल पर आवर, 80 उसकी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी और 40 to 120 पर फुट उसकी एवरेज रेंज होगी। आगे है हमारा रोटरी हो, ठीक है, ये कल्टीवेटर है, आप देख लो, ठीक है। ये क्या करता है, सॉइल को पेनिट्रेट करने का काम करता है, कल्टीवेट करता है सॉइल को। तो रोटरी हो हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी सॉइल को एजिटेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 7.5 माइल पर आवर और इसकी जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 84, 330 to 100 पर फुट इसकी एवरेज रेंज होती है। आगे है सब सॉइलर, ये हमारा सब सॉइलर है। ये क्या करता है, ये सॉइल में जाता है और उसको क्या करता है, थोड़ा सा एजिटेट करता है, पेनिट्रेट करके सॉइल को कल्टीवेट करता है। तो लाइट सॉइल में अगर इसका यूज किया जा रहा है तो 4.5 माइल पर आवर स्पीड होगी, ठीक है। 1500 इसकी रिक्वायरमेंट होगी, 1100 से 1800 पर फुट ये क्या करेगा, इसकी जो है एवरेज रेंज होगी। मीडियम सॉइल की बात करें तो 4.5 ही इसकी स्पीड होगी, हैवी सॉइल में भी 4.5 स्पीड होगी, ठीक है। सब सॉइलर की जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी और जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट मीडियम सॉइल में होगी वो 2000 रहेगी और हैवी सॉइल में 2600 रहेगी और उसकी जो एवरेज रेंज होगी वो होगी 1600 से 2600 पर फुट एंड 2000 से 300 पर फुट इन हैवी सॉइल, ठीक है। तो देखो इसकी जो स्पीड है वो तो सेम ही रहेगी 4.5, बट लाइट सॉइल में पावर कम लगेगी, ड्राफ्ट कम यूज होगा तो 1500, यहाँ पे ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी 2000 और यहाँ पे और भी ज्यादा होगी, दैट इज 2600, ठीक है। तो ये थे हमारे कल्टीवेटर्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्लांटिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले है प्लांटर ओनली, जो सिर्फ प्लांटिंग के लिए यूज होगा, सिर्फ प्लांटर। तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 माइल पर आवर और उसकी जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 150 एंड एवरेज रेंज होगी 100 to 180 पर रो। अगर प्लांटर के साथ कोई भी अटैच किया जा रहा है, कोई भी अदर इक्विपमेंट अटैच किया जा रहा है तो उसकी स्पीड होगी वो सेम ही रहेगी 5 माइल पर आवर, बट उसकी जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, वो 350 हो जाएगी और उसकी जो एवरेज रेंज है वो 250 से 400 पर रो हो जाएगी। ग्रेन ड्रिल की बात करें तो ऐसी होती है हमारी ग्रेन ड्रिल, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ग्रेन्स को ड्रिल किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो है 5 माइल पर आवर और इसकी जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो भी 5 है और 30 to 100 पर फुट इसकी एवरेज रेंज है। नो टिल ड्रिल हमारी ऐसी होती है, नो टिल ड्रिल जो क्या करती है, ड्रिलिंग करने का काम करती है, जहां पे टिलेज बिल्कुल भी नहीं की होती हमने, ठीक है, वहां पे सीड ड्रिल करने का काम करती है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5 माइल पर आवर और ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट 200 है, 160 to 240 पर फुट इसकी एवरेज रेंज है। आगे है अप्लाइंग केमिकल्स। केमिकल्स अप्लाई करने के लिए हमारा एक एप्लीकेंट होता है, ऐसा हमारा एक एप्लीकेंट होता है जो क्या करता है, केमिकल्स को अप्लाई करता है फील्ड में, ठीक है, ऐसे ये स्प्रे करता है केमिकल्स को। तो एनहाइड्रस अमोनिया एप्लीकेंट, ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 4.5 माइल पर आवर, 425 इसकी
ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होगी 375 टू 450% इसकी एवरेज रेंज होगी, ठीक है। तो प्लांटिंग के लिए जो भी हमने यूज किए हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रेन ड्रिल हो या नो सीड ड्रिल, नो टिल ड्रिल हो, जिसमें बिल्कुल टिलेज नहीं होता, वहां पे सीड ड्रिल किए जाते हैं। ग्रेन ड्रिल में जो भी ग्रेन्स होती हैं, लाइक व्हीट हो गया हमारा, ठीक है, मेज हो गया, जो ग्रेन्स को ड्रिल किया जाता है सॉइल में, ठीक है, सीड्स जो किए जाते हैं, तो वो ग्रेन ड्रिल होता है। उन सब की स्पीड 5 माइल पर आवर रहेगी, ठीक है। और जो हमारा एप्लीकेंट होता है, केमिकल एप्लीकेंट, उसकी 4.5 माइल पर आवर होगी, ठीक है। तो ये जो चार्ट्स हैं ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। स्पीड्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको स्पीड्स को अच्छे से लर्न कर लेना, ओके। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पावर इन इंडिया होती है, देखो एक फार्म है, ओके, एक फील्ड है हमारा, जिसपे हमें क्रॉप को ग्रो करना है। पहले उस पे सीड बेड बनाएंगे, फिर उसमें सीड लगाएंगे, फिर उस पे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होंगे, इरिगेशन होगा, सब कुछ होगा, फिर क्रॉप हमारी ग्रो हो जाएगी, फिर उसे हार्वेस्ट करेंगे, थ्रेश करेंगे। तो इसमें कितनी सारी पावर लगेगी हमारी, ठीक है, कितनी सारी पावर लगेगी। तो वो सारी पावर जो इस पे लगेगी, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू थ्रेशिंग, जो भी पावर लगेगी वो हमारी फार्म पावर होती है, ठीक है। जो भी पावर लगी है एक फील्ड को बनाने में, एक क्रॉप को ग्रो करने में, वो हमारी फार्म पावर होगी। तो देखते हैं इंडिया में ह्यूमन, एनिमल और मैकेनिकल कितनी कितनी पावर्स होती है इनकी, ठीक है, काम करने की कितनी क्षमता होती है इनकी, ठीक है। तो पावर को मैंने आपको बताया कि पावर को मेजर करने का यूनिट होता है हॉर्स पावर हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 हॉर्स पावर फॉर डूइंग फार्म वर्क। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्म में काम करना है, तो जो एक एवरेज पर्सन है, ठीक है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.1 हॉर्स पावर तक का ही काम कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 0.1 हॉर्स पावर, ओके। एंड पावर developed by an average pair of bullocks about 1 horsepower for usual farm work। जो एक पेयर होता है बुलोक्स का, ठीक है, जिसके साथ काफी सारे काम दिए जाते हैं, चाहे वो हैरोइंग का हो, चाहे वो प्लोइंग का हो, ठीक है, एमबी प्लोइंग के साथ कनेक्ट करके यूज किया जाता है। तो अगर बुलोक्स के से काम दिया जाता है तो वो 1 हॉर्स पावर तक का काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर बात की जाए मैकेनिकल पावर की, तो जो थर्मल एफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की, वो होती है 32 टू 38%, और जो पेट्रोल इंजन की होती है वो होती है 25 टू 32%, ओके। तो सबसे ज्यादा काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है मैकेनिकल की, फिर आती है एनिमल की, और सबसे कम होती है ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन पावर सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम एफिशिएंट होती है, फिर एनिमल्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी होती है जो। तो पेट्रोल इंजन की कम होती है 25 टू 32, और फिर 32 से स्टार्ट होके 38 तक होती है हमारी डीजल इंजन की। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 25 टू 32 एंड इसकी 32 टू 38%, ओके। तो ये थी फार्म पावर। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन्स। हीट इंजन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन के बेसिस पर दो टाइप्स का होता है हीट इंजन, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो ये स्टीम बेसिस होता है, ठीक है, स्टीम के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको जनरल सा बता देती हूँ कि कैसे काम करता है। देखो इंजन में क्या होता है कि एक पिस्टन होता है, सिलेंडर में एक पिस्टन होता है। जब वो पिस्टन मूव करता है, ठीक है, जब पिस्टन मूव करेगा तो उसके साथ जो है, जब जब पिस्टन मूव करेगा तब तक वर्क होगा, ठीक है। जब जब पिस्टन मूव करेगा तो उसके साथ पिस्टन रॉड अटैच की गई होगी, जो कि एक नेक्स्ट किसी भी अदर इक्विपमेंट जो जिससे हमें काम लेना है, ठीक है, कोई भी अदर इक्विपमेंट, उसके साथ पिस्टन रॉड को अटैच किया होगा। अभी जो पिस्टन वर्क करेगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये काम करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये स्टीम बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉयलर होता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है और उसकी जो स्टीम बनती है, ठीक है, जो स्टीम बनेगी फिर वो सिलेंडर में जाएगी। सिलेंडर में जाकर स्टीम जो है वो प्रेशर डेवलप करेगी, ठीक है, प्रेशर डेवलप करेगी तो हमारा पिस्टन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन मूव करेगा तो हमारा वर्क होगा और हमारा जो अदर इक्विपमेंट है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखो, हियर द वर्किंग मीडियम इज द स्टीम, ठीक है,
वर्किंग मीडियम जो होता है वो स्टीम बेस्ड होता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया। इज जनरेटेड इन अ बॉयलर, बॉयलर होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो बॉयल करता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम क्या करती है, प्रेशर डेवलप करती है। लोकेटेड आउटसाइड द इंजन, इंजन के बाहर होता है ये बॉयलर जो होता है वो इंजन के बाहर होता है हमेशा, ठीक है। एंड लोड इनटू द सिलेंडर टू ऑपरेट द पिस्टन टू डू मैकेनिकल वर्क, और जो स्टीम होता है वो एंटर कराया जाता है सिलेंडर में जिसमें पिस्टन होता है, और पिस्टन मूव करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इसकी वर्किंग देखो एक बार। हाई प्रेशर स्टीम जो है, ठीक है, हाई प्रेशर जो स्टीम होती है वो इसमें डाली जाएगी, सिलेंडर में एंटर करवाई जाएगी। देखो यहाँ पे एक बाहर एक बॉयलर लगा होगा, ठीक है, एक बॉयलर होगा। बॉयलर क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। जो स्टीम होगी फिर वो सिलेंडर के अंदर एंटर करवाई जाएगी। अंदर एंटर की तो जो पिस्टन होगा वो मूव करना स्टार्ट करेगा। पिस्टन मूव करेगा तो जो पिस्टन रोड है उसके साथ एक यहाँ पे एक टर्बाइन अटैच की गई है, ठीक है। जब कोई भी मैकेनिकल डिवाइस अटैच कर लो आप, ठीक है, तो वहां पे जो भी मैकेनिकल डिवाइस कनेक्ट किया जाएगा, जब पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन रॉड मूव करेगी और हमारा मैकेनिकल डिवाइस काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो कि पूरा का पूरा स्टीम बेस्ड होता है, ठीक है। बॉयलर होता है इसमें, बॉयलर क्या करता है, पानी को गर्म करता है और उसकी स्टीम बनाता है, फिर वो स्टीम को सिलेंडर में एंटर करवाया जाता है। सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, पिस्टन मूव करता है तो काम होता है। पिस्टन को एक पिस्टन रॉड के साथ एक मैकेनिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब पिस्टन मूव करेगा तो हमारा काम होगा और पिस्टन रॉड के साथ वो उस मैकेनिकल डिवाइस में चला जाएगा और हमारा मैकेनिकल डिवाइस काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, ये स्टीम बेस्ड नहीं होता, ठीक है, स्टीम बेस्ड नहीं होता है इसमें। देखो एक्सटर्नल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कंबशन होती है, ठीक है, जो स्टीम में कन्वर्जन होती है वो बाहर होती है, वो इस पूरे इंजन में नहीं होती, वो बाहर होती है, ठीक है। स्टीम को फिर सिलेंडर में एंटर करवाया जाता है बाद में। बट इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि इंजन के बीच ही कंबशन होगी, यहीं पे कंबशन होगी, यहीं पे प्रेशर डेवलप होगा, यहीं पे पिस्टन मूव करेगा, यहीं पे सब कुछ होगा, ठीक है। अगर प्रेशर होगा तभी पिस्टन मूव करेगा, तो जो प्रेशर डेवलप करवाया जाता है गैसेस के साथ, कंबशन के साथ, तो वो इंटरनली होता है। यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप कराने के लिए जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है वो एक्सटर्नली होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इसे बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। अभी इंटरनल कंबशन इंजन देखो। In internal combustion engine, the combustion of fuel takes place inside engine cylinder and heat is generated within the cylinder, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वर्किंग बताती हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे एक सिलेंडर है, 1 सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है, ये क्या है, हमारा पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन पूरी तरह फिट होगा सिलेंडर में। ये पिस्टन रॉड है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है इधर, ठीक है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है। तो यहाँ से इनलेट में से कंबशन को ऐड किया जाता है, ठीक है, कंबशन फ्यूल को, ठीक है, कंबशन फ्यूल को ऐड किया जाता है। अंदर जाकर क्या होता है, इस स्पार्क प्लग के साथ स्पार्क है जिसके थ्रू जो फ्यूल है वो बर्न होता है। फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो प्रेशर डेवलप होता है, बहुत सारा प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जो पिस्टन है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ पे काम कर होना स्टार्ट हो जाएगा, वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूमना स्टार्ट कर देगी और इसके साथ अदर इक्विपमेंट को अटैच करके उससे भी काम लिया जा सकता है, ठीक है, वो भी हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा इंटरनल कंबशन इंजन, ये है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा, एक बार फिर से थोड़े से मेन पॉइंट्स को देख लो आप, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, उसमें पिस्टन होगा, ठीक है। अगर पिस्टन मूव करेगा तभी इंजन में काम होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लो कि अगर पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर में तभी काम होगा, ठीक है। तो पिस्टन मूव करता है प्रेशर के साथ, ठीक है। प्रेशर कहां से आएगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में वो आएगा स्टीम से। स्टीम कहां पे प्रोड्यूस होगी, स्टीम इंजन के बाहर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जहां पे बॉयलर लगा होगा। बॉयलर क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, उसकी स्टीम बनाएगा और इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाएगा, ठीक है। वहां पे पहुंच गया और प्रेशर डेवलप और पिस्टन मूव करा। इंटरनल कंबशन इंजन में सब कुछ इंजन के अंदर ही होता है, इंजन के अंदर ही हम कंबशन डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ठीक है, कंबशन फ्यूल। तो फ्यूल डाल दिया तो फ्यूल को जब बर्न किया तो फ्यूल में से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई, गैसेस ने प्रेशर बनाया
और हमारा पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था इंटरनल कम्बशन इंजन और ये है हमारा एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। ठीक है, कौन कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है इंजन में, उसके अकॉर्डिंग इंजन को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन एंड गैस इंजन। जिस इंजन में डीजल एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा वो होगा हमारा डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा वो होगा पेट्रोल इंजन, और जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन जैसे गैसेस जो हैं वो यूज की जाएंगी एज अ फ्यूल, वो हमारे गैस इंजन होंगे। देखो, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 25 to 32% और डीजल इंजन की कैपेसिटी होती है 32 to 38%। ठीक है, ये एफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे है बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है स्पार्क इग्निशन, एक है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो कार्बोरेटर टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड किया जाता है सिलेंडर में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली टाइप में, इंटरनल कम्बशन इंजन में, जब मिक्सचर एयर और फ्यूल का ड्रॉ किया जाएगा सिलेंडर में, ठीक है, जहां पे पिस्टन लगा होगा, ठीक है, उस सिलेंडर में ऐड किया गया, तो उस फ्यूल को बर्न करने के लिए हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। जो स्पार्क प्लग होता है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है और जो हमारा फ्यूल होता है वो बर्न होना स्टार्ट होता है और वहां से हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि प्रेशर डेवलप करती हैं और उसके साथ पिस्टन मूव करता है। ठीक है, तो यह है स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है और वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। जो हमारा कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन होता है, ये इंजेक्टर टाइप इंजन होता है। देखो, इसमें क्या होता है कि एयर जो है वो कंप्रेस की जाती है। ठीक है, एयर का जो एयर ऐड की जाती है पहले इंजन सिलेंडर में, एयर ऐड कर दी गई और उसके बाद उसे ऊपर से प्रेस किया जाता है। ठीक है, ताकि एयर जो है वो पूरी तरह कंप्रेस हो जाए। जब एयर कंप्रेस होगी तो वहां पे प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर डेवलप होने के कारण वहां पे जो है पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, तो देखो, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर। एयर जो है, जो सिलेंडर होता है इंजन का, जहां पे पिस्टन होता है, वहां पे एयर को कंप्रेस किया जाता है। जब एयर को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस्ड एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़कर 700 to 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, 700 से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वहां पे प्रेशर डेवलप होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्रेशर डेवलप होने के कारण पिस्टन मूव करेगा और यहाँ पे वहां पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, जहाँ पे जो फ्यूल है उसमें स्पार्क लगाया जाता है ताकि फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो, वहां पे गैसेस बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी और प्रेशर डेवलप होगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में एयर जो है उसे कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के कारण एयर को, वहां पे जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, वो 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर डेवलप होने के कारण वहां पे जो पिस्टन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेजेस देखो एक बार। ठीक है, ये है स्पार्क इग्निशन इंजन और ये है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है। ठीक है, ये क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फ्यूल पड़ा हुआ है, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, पिस्टन है ये, और यहाँ पे ये हमारा फ्यूल है, यहाँ पे हमने फ्यूल ऐड किया, एयर और फ्यूल को, स्पार्क आया और इसने फ्यूल को बर्न किया, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया और पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो है हमारा कंप्रेस्ड इंजन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एयर ऐड की गई इसमें, और जहां यहाँ से ये जो है इसके थ्रू क्या है, एयर को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, पिस्टन यहाँ से ऊपर को मूव करेगा और यहाँ से इसको नीचे को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेस होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा और प्रेशर डेवलप होगा और हमारा पिस्टन जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क प्लग होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्पार्क इग्निशन, जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस करके जो गैसेस हैं वो डेवलप की जाती हैं। कंप्रेशन इंजन में एयर को कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेशन इंजन बोला जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल के बेसिस पे इंजन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है,
4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। देखो ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जब क्रैंकशाफ्ट की 2 रेवोल्यूशंस हो जाती हैं तब एक साइकिल जो कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 रेवोल्यूशंस लेनी पड़े तो वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। जब एक साइकिल को पूरा करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन लेनी पड़े तो वो हमारा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग बताती हूँ इनकी। देखो क्या होता है कि ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, आप इसकी इमेज को देख लो। ये सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट्स बता दूं मैं आपको। ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर होता है ये हमारा पिस्टन है जो मूव करेगा। देखो काम हमेशा तभी होता है इंजन में जब पिस्टन मूव करता है, ठीक है। जब पिस्टन मूव करेगा तो काम होगा। पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, इसे पिस्टन रोड भी बोलते हैं। ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट की बात की गई थी ना, देखो इधर क्रैंकशाफ्ट की बात की गई है कि क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूट करती है, 2 रेवोल्यूशंस में एक साइकिल होता है, तो ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है जो क्या करेगी, रेवोल्यूट करेगी, ठीक है। देखो यहाँ से इनलेट वाल्व है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो स्टेप है एयर ऐड की जाती है। देखो जो हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है ना, बेसिकली वो कंप्रेस्ड इंजन होता है, कंप्रेस्ड एयर इंजन, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया ना, कंप्रेस्ड एयर और स्पार्क इग्निशन वाला। तो कंप्रेस्ड एयर इंजन जो होता है वो बेसिकली 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है। तो यहाँ से एयर ऐड की गई, जब एयर ऐड कर दी गई तो जो पिस्टन है वो हेल्प करेगा एयर को कंप्रेस करने में, ठीक है। देखो पहले जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, अभी जब एयर को ऐड कर दिया गया तो क्या करेगा, पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा एयर को कंप्रेस करने के लिए। तो जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन है वो इधर आ गई, देखो वो रेवोल्यूट करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना क्रैंकशाफ्ट, अभी वो वहां पे उसका एंड है तो वहां पे एक रेवोल्यूशन हो गई, तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हो गई हमारी, ठीक है। अभी एक रेवोल्यूशन हुआ है और यहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन तक हुआ है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होगा। देखो कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल इंजेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल है वो इंजेक्ट किया जाता है बाद में, पहले सिर्फ एयर ऐड की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एयर ऐड होगी, यहाँ पे फ्यूल ऐड किया जाएगा। फ्यूल ऐड कर दिया हमने, ठीक है। फ्यूल ऐड किया तो वहां पे बर्निंग होगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी और प्रेशर डेवलप होगा। जब प्रेशर डेवलप होगा तो जो हमारा पिस्टन है, ठीक है, पहले यहाँ पे जो हमारी क्रैंकशाफ्ट थी, सॉरी क्रैंकशाफ्ट थी यहाँ पे थी, फिर वो फिर मूव करेगी। जब फ्यूल ऐड किया तो पिस्टन हमारा फिर थोड़ा सा ऊपर को जाएगा उसे कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए जब इंजन थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रेशर डेवलप हो गया, गैसेस प्रोड्यूस हो गई। तो फिर क्या होगा, जो क्रैंकशाफ्ट है हमारी, जो पिस्टन है फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो क्रैंकशाफ्ट है फिर वो वही पोजीशन पे आ जाएगी जब वो सेकंड स्टेप में थी, वहीं पे फोर्थ स्टेप में भी वो वही पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, एक रेवोल्यूशन हो गया और यहाँ से फिर वही पोजीशन, देखो सेम पोजीशन फर्स्ट वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की तो 2 रेवोल्यूशंस हो गई। 2 रेवोल्यूशंस में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए इसे बोला जाता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। तो जो भी गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से होते हुए बाहर चली जाएंगी एग्जॉस्ट वाल्व से, ठीक है। तो ये है हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जिसमें सबसे पहले एयर ऐड की जाएगी, फिर पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा ताकि एयर को कंप्रेस कर सके, फिर फ्यूल इंजेक्टर होता है उसके थ्रू फ्यूल को ऐड किया जाएगा और फिर क्या होगा, वहां पे बर्निंग होगी और गैसेस प्रोड्यूस होंगी और जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और हमारी 2 रेवोल्यूशंस हो जाएंगी क्रैंकशाफ्ट की और एक साइकिल हो जाएगा और जो भी हमारा फ्यूल बचा हुआ है एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2 स्ट्रोक इंजन, जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है वो बेसिकली हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, ठीक है। इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देखो ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग, ओके। तो देखो क्या होता है इसमें, पहले एयर प्लस फ्यूल ऐड किया जाएगा, इसमें एयर प्लस फ्यूल दोनों ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले सिर्फ एयर ऐड की थी ना, उसे कंप्रेस करने के बाद फ्यूल ऐड किया था, यहाँ पे हम एयर प्लस फ्यूल को ऐड कर देंगे पहले ही। स्पार्क प्लग के साथ स्पार्क होगा, ठीक है, और क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और जो पिस्टन है हमारा, यहाँ पे ये पिस्टन है, ये पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, जब प्रेशर डेवलप होगा पिस्टन नीचे आ गया
और क्रैंकशाफ्ट ने हम अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। पहले क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइकिल में एक रेवोल्यूशन हुई क्रैंकशाफ्ट की, यहाँ पे एक साइकिल में दो क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशंस हुई, ठीक है। तो ये इनका मेन डिफरेंस होता है कि क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो रेवोल्यूशंस लेता है और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही रेवोल्यूशन लेता है हमारा क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो आपको बता दिया कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की वर्किंग, बट जो हमारा मॉड्यूल 1 है, ठीक है, मॉड्यूल 1 है जो हमारा, उसमें लास्ट में मैंने 15 से 20 मिनट तक सिर्फ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक ही पढ़ाया है। वहां पे इसके डिफरेंसेस से लेकर वहां पे मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं छोटे छोटे इनके, ठीक है, वर्किंग समझाने के लिए। इमेजेस भी हैं, पूरी वीडियोस भी डाले हैं और वहां पे मैंने डिफरेंसेस भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप प्लीज पहला मॉड्यूल देख लेना, वहां पे लास्ट में है, ठीक है। अबाउट 15 से 20 मिनट का आई थिंक होगा, ठीक है, जो मैंने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन विद पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले डीजल इंजन, इट हैज गॉट नो कार्ब्यूरेटर, इग्निशन कॉइल एंड स्पार्क प्लग। इसमें ना तो कोई कार्ब्यूरेटर होता है, ठीक है। देखो कार्ब्यूरेटर होता है जो एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करता है, ठीक है, एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करता है, वो कार्ब्यूरेटर होता है। इसमें कोई कार्ब्यूरेटर नहीं होता, कोई इग्निशन कॉइल नहीं होती, कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। देखो जो डीजल इंजन होता है वो बेसिकली हमारा कंप्रेशन इंजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एयर को कंप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर भी होता है, इग्निशन प्लग भी होता है और स्पार्क प्लग भी होता है, क्योंकि ये स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए हमें स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है और हमारा फ्यूल जो है वो बर्न होता है, ठीक है। डीजल इंजन में नहीं यूज पड़ता स्पार्क प्लग का, क्योंकि वहां पे जो है कंप्रेशन की जाती है, ठीक है। तो देखो जो डीजल इंजन होता है इसमें कंप्रेशन रेशियो वेरी करती है 14:1 टू 22:1। देखो कंप्रेशन रेशियो होती है जब पिस्टन जो है, सिलेंडर में जो पिस्टन होता है, जब वो टॉप पे होता है और जब वो बॉटम पे होता है, उसमें जो रेशियो बनता है वो कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। जब वो टॉप पे होगा और बॉटम पे होगा, तो इसका रेशियो जो वेरी करता है 14:1 टू 22:1, और इसमें जो कंप्रेशन रेशियो वेरी करता है वो 5:1 टू 8:1 वेरी करता है। डीजल इंजन में डीजल ऑयल यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल या फिर गैसोलीन और पावर कैरोसिन यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। डीजल इंजन में ओनली एयर इज सक्ड इन सिलेंडर इन सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। देखो जब पहले जो हमारा इंजन होता है, ठीक है, बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो 4 स्ट्रोक इंजन जब होता है, जब उसमें इंटेक होता है, ठीक है, सबसे पहले जो इंटेक होता है वो एयर का होता है, ठीक है, सिर्फ एयर का इंटेक होता है सिलेंडर में, ओके। और पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर का जो है वो इंटेक किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। सिलेंडर में फ्यूल प्लस एयर का इंटेक होगा और यहाँ पे सिर्फ एयर का जो है वो इंट्रोडक्शन किया जाएगा। देखो कार्ब्यूरेटर का काम होता है एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करना, तो इसलिए इसे कार्ब्यूरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हम एयर प्लस फ्यूल नहीं मिक्सचर करते, यहाँ पे हमें सिर्फ एयर को ऐड किया जाता है और यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करके ऐड किया जाता है, तभी यहाँ पे कार्ब्यूरेटर की जरूरत पड़ती है। देखो डीजल इंजन में इट हैज गॉट फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड इंजेक्टर, इसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है फ्यूल ऐड किया जाता है, बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। जब एक जो क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशन होती है उसके बाद जो है वो फ्यूल ऐड किया जाता है। पेट्रोल इंजन में कोई फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं होता, ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे कार्ब्यूरेटर होती है और इग्निशन कॉइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डीजल इंजन में फ्यूल इज इंजेक्टेड इन कंबशन चैम्बर वेयर बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस ड्यू टू हीट ऑफ कंप्रेशन। जहां पे जो फ्यूल है वो इंजेक्ट किया जाता है जब कंबशन चैम्बर में, जहां पे की हीट का कंप्रेशन किया जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंटेक होगा एयर का, फिर कंप्रेशन होगा और उसके बाद जो है फ्यूल ऐड किया जाएगा। यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो पहले ही ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसको स्पार्क प्लग के साथ स्पार्क किया जाएगा और वहां पे जो है गैसेस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी।
डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 32 to 38% होती है और इसकी 25 to 32% होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। इंजन वेट पर हॉर्स पावर जो है वो इसकी ज्यादा होती है और इसकी जो इंजन वेट पर हॉर्स पावर कम होती है। इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, पेट्रोल इंजन की। इसमें जो कंप्रेशन प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर वो 35 to 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो 6 to 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टेम्परेचर जो होता है वो 260 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन में बेसिकली क्या होता है कि कंप्रेस्ड इंजन होता है ये। ठीक है, इसमें पहले एयर ऐड की जाती है, फिर उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर फ्यूल इंजेक्टर के साथ इसमें फ्यूल ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर वो बर्न होता है और वहां पे क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है और हमारा पिस्टन मूव करता है। ये बेसिकली हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। इसमें क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड कर दिया जाता है और वहां पे स्पार्क प्लग लगा होता है जो क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है और हमारा फ्यूल बर्न होता है और वहां पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है और हमारा जो पिस्टन है वो मूव करना स्टार्ट होता है और हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। देखो, जो डीजल इंजन होता है वो ज्यादा एफिशिएंट रहता है क्योंकि एक तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी। पेट्रोल इंजन की कॉस्ट ज्यादा होती है और इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, तो ये थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इंजन कंपोनेंट्स। इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, इंजन बनाने में। तो जो हमारा आईसी इंजन होता है उसमें जो उसके पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर हेड होता है। ठीक है, देखो सिलेंडर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंजन विच कन्फाइंस द एक्सपेंडिंग गैसेज एंड फॉर्म्स द कंबशन स्पेस। इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन। देखो जो सिलेंडर होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेंडर में पिस्टन होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कंबशन, चाहे वो एयर हो चाहे वो फ्यूल हो, वो ऐड किया जाता है सिलेंडर में, वहीं पे बर्निंग होती है, वहीं पे प्रेशर डेवलप होता है, वहीं पे पिस्टन मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली इंजन काम कैसे करेगा, जब पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, पिस्टन कैसे मूव करेगा, जब वहां पे जो हमारी एयर का प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ये सब किस में होगा, ये सब जो हमारी वर्किंग होगी वो सिलेंडर में होगी। तो सिलेंडर जो है वो बेसिक पार्ट है इंजन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। देखो ये सिलेंडर है हमारा, जिसमें क्या है, जिसमें हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन होता है। ठीक है, देखो ये सिलेंडर है और सिलेंडर में पिस्टन है। यहाँ पे जो एयर प्लस फ्यूल का जो हम ऐड करेंगे और यहीं पे कंबशन होगा, यहीं पे प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, देखो ये वाला सिलेंडर है। आगे है देखो सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, इट इज अ सॉलिड कास्टिंग बॉडी विच इंक्लूड्स द सिलेंडर एंड वाटर जैकेट्स। वाटर जैकेट्स होती हैं जो कूलिंग करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर ओवरहीट हो जाए हमारा इंजन तो वाटर जैकेट्स में कूलिंग होता है। ठीक है, जो कूलिंग जो उसकी ओवरहीट को कम करने का काम करता है। देखो अभी सिलेंडर ब्लॉक कौन सा है हमारा, इधर देखो ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है, ये जो होता है हमारा जो आयरन की जो कास्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक है जो मतलब जिसकी आउटिंग होगी। ठीक है, आउटिंग जो होगी वो आयरन की बनी होगी, कास्ट आयरन की, तो वो सिलेंडर ब्लॉक होता है। अभी देखो नेक्स्ट है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड जो होता है इट इज अ डिटैचेबल पोर्शन ऑफ एन इंजन। ये इंजन का एक डिटैचेबल पोर्शन होता है जिसे डिटैच भी कर सकते हैं हम, विच कवर्स द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर को कवर करता है। और इसमें कंबशन चैम्बर होता है, स्पार्क प्लग्स होते हैं, इंजेक्टर होते हैं और वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला है हमारा सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड होता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसे हम डिटैच भी कर सकते हैं और इसमें क्या क्या होता है, वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एयर ऐड करेंगे हम वॉल्व से और यहाँ पे एग्जॉस्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ से निकलेंगे। ये स्पार्क प्लग हो गया हमारा। ठीक है, स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, सिलेंडर के ऊपर वाला पोर्शन, ये सिलेंडर हेड होता है। ये हमारा बीच वाला सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसमें पिस्टन होता है वो सिलेंडर होता है। इसके ऊपर वाला जहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, हमारे वॉल्व्स लगे होते हैं, इनलेट आउटलेट, वो होता है हमारा सिलेंडर हेड। और जो कास्टिंग बॉडी होती है, मतलब जो आउटलेट बॉडी होती है,
ठीक है, आउटिंग होती है जो, वो सिलेंडर ब्लॉक होता है जो कि आयरन की बनी होती है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे है सिलेंडर लाइनर। ठीक है, ये भी पार्ट्स है इंजन की। इट इज अ सिलेंडर लाइनिंग आइदर वेट और ड्राई टाइप विच इज इंसर्टेड इन द सिलेंडर ब्लॉक इन विच पिस्टन स्लाइड्स। देखो ये हो गया हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, जो कि आयरन का बना होता है। ठीक है, ये देखो ये जो पूरी आउटिंग बॉडी है इसे सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी सिलेंडर ब्लॉक आएगी हमारी। ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया। ठीक है, देखो सिलेंडर ब्लॉक के बीच में सिलेंडर लाइनर ऐड किया जाता है। ठीक है, ये वेट भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। ठीक है, सिलेंडर जो ब्लॉक है इसके बीच में सिलेंडर लाइनर जो है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई लाइनर भी हो सकते हैं और वेट लाइनर भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे है पिस्टन। पिस्टन जो होता है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो एक तरफ से क्लोज होता है, जो क्या करता है इंजन की सिलेंडर में स्लाइड करता रहता है। ठीक है, पूरा फिट होता है उसमें। इट इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रोड बाय अ पिस्टन पिन। ये देखो ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है हमारा। यहाँ पे देखो ये है हमारी पिन, ये पिन है हमारी। ठीक है, पिन के साथ ये कनेक्टिंग रोड के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रोड है। यहाँ पे क्रैंक पिन है। ठीक है, यहाँ पे क्रैंक पिन होगा जिसके थ्रू ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के साथ इसे कनेक्ट किया जाएगा पिस्टन को। ठीक है, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्टिंग रोड के थ्रू किया जाएगा। कनेक्टिंग रोड कैसे कैसे कनेक्ट की जाएगी, पिंस के थ्रू कनेक्ट की जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है हेड ऑफ पिस्टन। इट इज द टॉप ऑफ पिस्टन। पिस्टन का जो टॉप होता है उसे बोलते हैं हेड ऑफ द पिस्टन। ठीक है, जो पिस्टन का टॉप वाला पोर्शन होगा वो हेड होगा इसका। ठीक है, अभी एक बार मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये जो है हमारा इंजन है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है हमारा सिलेंडर हेड। ओके, सिलेंडर हेड है ये हमारा, जिसमें जो कि एक डिटैचेबल पोर्शन होता है जिसमें हमारे इनलेट आउटलेट वाल्व्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं और हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है। ओके, ये सिलेंडर है बीच वाला, ये सिलेंडर है हमारा। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है कि पिस्टन फुली फिट किया जाता है, कोई स्पेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखो पिस्टन को फुली फिट किया गया है और यहाँ पे क्या होता है एयर प्लस फ्यूल का कंबशन होता है और यहाँ पे प्रेशर डेवलप करता है जिसके थ्रू जो पिस्टन है वो मूव करता है। कंबशन चैम्बर भी होता है इसमें सिलेंडर में। ओके, तो ये पिस्टन है हमारा और जो बॉडी होती है आसपास वाली जिसके थ्रू सिलेंडर बनाया जाता है वो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ तक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है हमारा। सिलेंड्रिकल ब्लॉक में बीच में जो कि वेट भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे पिन्स लगे होते हैं, ये पिस्टन पिन है। ठीक है, और ये क्रैंक पिन है जिसके थ्रू क्या है क्रैंक शाफ्ट ऐड की गई है। ये हमारी कनेक्टिंग रोड है जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रैंक केस है जो कि क्रैंक शाफ्ट को कवर करता है। ये क्रैंक जो ऐड की मतलब क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट को ऐड करती है वो क्रैंक होती है। ठीक है, तो ये है हमारे इंजन के कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास कंप्रेशन रिंग। ठीक है, कंप्रेशन रिंग जो होता है वो प्लेन सिंगल पीस होते हैं जो कि ग्रूव्स में प्लेस किए जाते हैं नियरेस्ट टू पिस्टन हेड। जो पिस्टन का हेड होता है जो मैंने आपको पहले बताया पहले कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो पिस्टन के हेड के पास एक जो ऐसा होता है हमारा कंप्रेशन रिंग। ठीक है, ऐसे ये वहां पे रखा जाता है जो क्या करता है कंप्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन रिंग है। ऑयल रिंग हमारा ऐसा होता है, ऑयल रिंग। ठीक है, ऑयल रिंग्स आर ग्रूव्ड और स्लॉटेड एंड आर लोकेटेड आइदर इन द लोएस्ट ग्रूव अबव द पिस्टन इन ग्रूव अबव द पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी पिस्टन पिन के पास ही रखा होता है। देखो ये हमारी पिस्टन पिन है, यहाँ पे ही हमारे जो हैं कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग्स जो हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है, कंप्रेशन रिंग्स और ऑयल रिंग्स यहाँ पे रखे जाएंगे पिस्टन पिन के पास में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग रोड। देखो कनेक्टिंग रोड, ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, मैंने आपको पहले भी बताई है ये। ठीक है, देखो कनेक्टिंग रोड क्या करती है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट के कनेक्ट करने का काम करती है। पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करने का काम करती है हमारी कनेक्टिंग रोड, जिसे पिस्टन रॉड भी बोला जाता है। ठीक है, पिस्टन रॉड भी बोला जाता है इसको। अभी नेक्स्ट देखो
ये हो गया हमारा कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग एंड कनेक्टिंग रोड्स। आगे है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट होता है जो हमारा, क्रैंक शाफ्ट मैंने आपको पहले भी बताया ये, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट ये क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट रेवुलेट करता है, इस डायरेक्शन में रेवुलेट करेगा, क्रैंक शाफ्ट रेवुलेट करता है, तभी हमारे जो साइकिल्स होते हैं इंजन के वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये मूव करेगा राउंड में, रेवोल्यूशनरी मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तब वर्क होगा हमारा। और क्या होता है कि जो हमारा ये क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है, इसको आगे एक किसी भी इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि जो इसका वर्क है वो इस पे ट्रांसफर कर दिया जाए और हमारे इक्विपमेंट काम करने लग जाए। आगे है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। जो फ्लाई व्हील्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। देखो, जब हमारी क्रैंकशाफ्ट मूव कर रही है तो वहां पे काम हो रहा है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट को जब फ्लाई व्हील के साथ कभी कभार हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो फ्लाई व्हील क्या करते हैं, उस वर्क को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्लाई व्हील है वो भी रेवुलेट करेगा, ठीक है। जो फ्लाई व्हील रेवुलेट करेगा तो उसके साथ हम कोई अदर इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो उसका जो वर्क का ट्रांसफर होता है वो होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के पास काम होगा, जब ये रेवुलेट करेगा तब काम होगा, तो फ्लाई व्हील भी इसके साथ ऐसे काम करना स्टार्ट कर देगा, रेवुलेट करेगा, और हमारे जो अदर इक्विपमेंट्स है वो भी काम करने लग जाएंगे जो इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो फ्लाई व्हील होते हैं जो कि आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैंक केस, ठीक है। क्रैंक केस होता है जो, ये हमारा क्रैंक केस है, यहाँ पे देखो, ठीक है। क्रैंक केस क्या करता है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है इसे कवर करने का काम करता है क्रैंक केस। देखो, क्रैंक केस इज अ पार्ट ऑफ द इंजन विच सपोर्ट्स एंड इनक्लोजेस द क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट करता है और इसे इनक्लोज करके रखता है। कैमशाफ्ट जो होती है, इट इज अ शाफ्ट व्हिच रेजेस एंड लोअर्स द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स एट प्रॉपर टाइम्स। जो हमारे, देखो, ये जो एग्जॉस्ट, ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, इन्हें खोलने और बंद करने का जो काम करते हैं वो हमारे कैमशाफ्ट करते हैं। आगे है टाइमिंग गियर्स। टाइमिंग gear is a combination of gears, one gear of which is mounted at one end of the camshaft and other gear at the crankshaft। देखो, एक जो गियर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन गियर्स के कॉम्बिनेशन होता है टाइमिंग गियर, ठीक है, जिसका एक एंड जो होता है वो कैमशाफ्ट के साथ कनेक्टेड किया जाता है और जो अदर गियर होता है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इंजन थ्रू विच एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर्स इनटू द इंजन सिलेंडर। देखो, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है, ये देखो यहाँ पे लिखा है इनलेट मैनिफोल्ड, ये इनलेट मैनिफोल्ड है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एयर, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो एयर ऐड करेंगे, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल ऐड करेंगे। तो जहां से जो भी हमने ऐड करना है इंजन में, ठीक है, सिलेंडर में जो भी हमें ऐड करना है तो यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड से किया जाता है। आगे है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इट इज अ पार्ट ऑफ इंजन थ्रू विच एग्जॉस्ट गैसेस गो आउट ऑफ द इंजन सिलेंडर। जो हमारी बची खुची गैसेस होती हैं जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती हैं वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलती हैं। तो ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है, इधर से, ठीक है। तो यहाँ से गैसेस जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी इनलेट से और आउटलेट से, ठीक है। तो देखो, अभी हमने कौन कौन से पढ़े, कंप्रेशन रिंग, ठीक है, ये कंप्रेशन रिंग हो गया जो क्या होता है, पिस्टन हेड के पास लगा होता है। ऑयल रिंग ऐसा होता है जो भी पिस्टन पिन के पास लगा होता है। कनेक्टिंग रोड क्या करती है, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करती है। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो रेवुलेट होती है पिस्टन के साथ। जब पिस्टन मूव करेगा तो क्रैंक शाफ्ट रेवुलेट करेगी और तभी काम होगा। फ्लाई व्हील होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट के साथ फर्दर कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जो वर्क होता है उसे बेसिकली स्टोर करने का काम करते हैं। क्रैंक केस क्या होता है, क्रैंक केस जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट को कवर करने का काम करता है। कैम शाफ्ट होता है जो इनलेट और आउटलेट वाल्व को खोलने बंद करने का काम करता है। टाइमिंग गियर्स क्या करते हैं, जो कि कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के साथ लगाए जाते हैं गियर्स, वो टाइमिंग गियर्स होते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू एयर और फ्यूल एंटर करवाए जाते हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जो एयर या फिर हमारे जो गैसेस बच जाती हैं वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंजन के जो कंपोनेंट्स बच गए थे वो है ये हमारे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कुछ टर्म्स होती हैं जो कि इंजन से के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इंजन जब होता है हमारा उसमें कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं, जिसमें है टॉप डेड सेंटर, ठीक है। टॉप डेड सेंटर होता है जब पिस्टन जो होता है वो स्ट्रोक के टॉप पे होता है, ठीक है। जब देखो, जब जो पिस्टन होगा वो टॉप पे होगा तो वो टॉप डेड सेंटर होगा।
बॉटम डेड सेंटर होगा जब पिस्टन जो है वो बॉटम पे होगा, जब स्ट्रोक कर रहा होगा। देखो जब पिस्टन मूव करता है ना सिलेंडर में, पिस्टन ऐसे मूव करता है, जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसे स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक होता है जब जो पिस्टन है वो सिलेंडर में एक जो है हमारा मोशन है वो कंप्लीट कर लेता है, डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसे स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, स्ट्रोक। देखो जब पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ होगा तो टॉप डेड सेंटर होगा, अगर नीचे की तरफ होगा स्ट्रोक के तो वो बॉटम डेड सेंटर होगा। स्कैवेंजिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग। जो हमारी बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जब उन्हें सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू, तो उसे स्कैवेंजिंग उस प्रोसेस को बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थी जो इंजन से रिलेटेड है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो इंजन की पावर होती है, ठीक है, इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होती है उसके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है बोर। बोर इज द डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर। जो इंजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका जो भी डायमीटर होता है वो उसे बोलते हैं बोर। ओके, स्ट्रोक होता है इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ओके, जो सिलेंडर होता है हमारा उसमें पिस्टन होता है। ठीक है, पिस्टन ऐसे फिट होता है, जब पिस्टन मूव करता है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो स्ट्रोक, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस जो भी वो कवर करेगा ऊपर नीचे सिलेंडर में उसे स्ट्रोक बोला जाता है। आगे है स्ट्रोक बोर रेशो। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड डायमीटर ऑफ बोर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया सिलेंडर में, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसकी लेंथ, और डायमीटर का जो भी रेशो होगा, ठीक है, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा और पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया सिलेंडर में, तो उनका जो रेशो होगा वो स्ट्रोक बोर रेशो होगा। ठीक है, तो जनरली जो रेशो वो वेरी करता रहता है 1 to 1.45, और जो ट्रैक्टर इंजन के लिए ये रेशो 1.25 होता है। ठीक है, तो यह स्ट्रोक बोर रेशो। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है सिलेंडर ने एक पिस्टन ने एक स्ट्रोक में। ठीक है, देखो ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन में जब एक स्ट्रोक हो गया मतलब उसने जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। एक स्ट्रोक कब होता है, जब क्रैंकशाफ्ट जो है 2 स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने तक, मान लो 2 स्ट्रोक इंजन है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने तक पिस्टन ने कितना मूव किया होगा वो उसका एक स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो जितना भी पिस्टन ने मूव किया, ठीक है, तो उस पिस्टन को मूव करते टाइम उसने कितना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस किया। ठीक है, चाहे वो गैसेस का वॉल्यूम हो, एयर का वॉल्यूम हो, ठीक है, फ्यूल्स का वॉल्यूम हो, कितना उसने वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस कर दिया पिस्टन ने मूव करते हुए। जब तक क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, पिस्टन ने उस टाइम के कितना मूव किया वो स्ट्रोक हो गया। ठीक है, उसने एक स्ट्रोक में जितना भी जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस किया वो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब क्रैंकशाफ्ट ने जब एक बार मूव किया तो पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, वो स्ट्रोक होगा। ये 2-3 चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट आपको याद रखनी है। ठीक है, कि स्ट्रोक क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। देखो क्रैंकशाफ्ट जब रेवोलेट करेगा, ठीक है, जब पिस्टन मूव करेगा तो क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन होगा क्योंकि वो कनेक्टिंग रोड के साथ कनेक्ट है। जब क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा तो पिस्टन ने कितना एरिया कवर किया वो स्ट्रोक होगा हमारा। ठीक है, पिस्टन ने कितना एरिया कवर किया वो स्ट्रोक होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और जो पिस्टन ने मूव करते हुए जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक टू दैट ऑफ द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, देखो जब स्ट्रोक अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्रैंकशाफ्ट वही उसी पोजीशन पे थी पहले, तब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, और जब उसने एक स्ट्रोक जो है कंप्लीट कर लिया, मतलब क्रैंकशाफ्ट ने एक रेवोल्यूशन ले ली और वहां पे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, ठीक है, और तब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, वो होता है कंप्रेशन रेशो। ठीक है, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था और जब क्रैंकशाफ्ट ने अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, एक स्ट्रोक हो गया, तब उसका कितना जो वॉल्यूम बच गया सिलेंडर का वो कंप्रेशन रेशो होगा। ठीक है,
तो बेसिकली क्या होता है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, पहले तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो तो टोटल ही होगा, ठीक है, उसके बाद में क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाएगा, तब क्या होगा, जो हमारी एग्जॉस्शन है वो हो चुकी होगी, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो वेरी करता है डीजल इंजन का 14:1 to 22:1, और एंड दैट ऑफ कार्बोरेटर टाइप ऑफ इंजन, जो कि स्पार्क इग्निशन होते हैं, हमारे पेट्रोल इंजन भी होते हैं, उनका वेरी करता है 4:1 to 8:1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो होता है पहले जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है और स्ट्रोक होने के बाद जो वॉल्यूम है वो कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कितने समय में कोई कितना काम कर रहा है वो होता है पावर, ठीक है, किसकी कितनी पावर है, इसको मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जॉउल पर सेकंड हो गया, ठीक है, इसे वॉट बोलते हैं, वॉट भी होता है जॉउल पर सेकंड, जॉउल होता है वर्क का यूनिट और सेकंड होता है टाइम का यूनिट, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम इज पावर, ठीक है, तो जो वॉट होता है वो पावर का यूनिट होता है, वर्क जो वर्क का यूनिट है जॉउल और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है, वॉट इज इक्वल जॉउल पर सेकंड, और किलोवाट होता है, हॉर्स पावर होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पावर के यूनिट्स होते हैं। तो देखो 4.2 जॉल्स इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक है, अगर 4.2 जॉल्स होते हैं तो 1 कैलोरी वहां पे वर्क हो रहा है, ओके। इन मेट्रिक यूनिट द पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अगर आपको बिल्कुल ही जो हमारे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बताना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, जो कि किलोग्राम मीटर जो होता है वो जॉउल का हमारा जॉउल को लिखते हैं किलोग्राम मीटर में, ठीक है, जॉउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर, और यहाँ पे जॉउल पर सेकंड है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया, और जॉउल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट, ओके। अभी देखो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, ठीक है, जब जो हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल पावर जब हमें मेजर करनी होती है तो हम उसे हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 0.746 किलोवाट, ओके, विच इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इट इज अ पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन, ठीक है, जो पावर जनरेट हो रही है इंजन के सिलेंडर में और पिस्टन उसे रिसीव कर रहा है जितनी पावर को, वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर होगी। इट इज अ पावर डेवलप्ड इन अ सिलेंडर विदाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शनल लॉस, इसमें फ्रिक्शनल लॉस को हम ऐड नहीं करते, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस होता है जब दो जो हमारे मान लो कुछ भी है, दो इक्विपमेंट्स हैं हमारे इंजन में, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो वहां पे जो लॉस होता है पावर का वो हम इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है जो पिस्टन रिसीव करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल, थैंक यू।